Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of discussion is xanthomas and abnormalities of lipid metabolism and storage, chapter 62 of Rook's ninth edition. xanthomas में जो है ना क्लासिफिकेशन xanthoma की एक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉजेज है। जो प्राइमरी कॉजेज है उसमें हम एक तो जो इनहेरिटेबल डिजीजेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अदर प्राइमरी कॉजेज है और सेकेंडरी कॉजेज है। सो स्लिपिडीमियाज जो है उसमें उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये चैप्टर भी, ये टेबल भी हम बाद में पढ़ेंगे जब बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाए ना, मतलब कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। जेंथोमास की क्लासिफिकेशन ये है कि जेंथोमास आर क्लासिफाइड एज टेंडेन जेंथोमा, ट्यूबरस जेंथोमा, ट्यूब्रो एरप्टिव जेंथोमा, डिसलिपिडेमिक प्लेन जेंथोमास जिसमें हमारे पास है जेंथेलेस्मा, प्लेन जेंथोमा एंड पामर जेंथोमा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंथोमा? जेंथोमा में हमारे पास आएगा एनी लीजन विच अपेयर्स येलो, यानी जेंथोमा जो है वो उस लीजन को येलो कलर इम्पार्ट करेगा। ठीक है। और येलो कलर जो है ना वो लिपिड मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर की वजह से भी आ सकता है या कुछ हिस्टोसाइटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी आ सकता है। जेंथोमास में ये है कि फर्स्ट करें, हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो हमारे पास एल्बो एरिया में या नी के एरिया में कोई येलोइश लीजन हमें दिखाएंगे, तो आपने उसको कैसे असेस करना है, कैसे उस पेशेंट को अप्रोच करना है। द वे टू अप्रोच सच पेशेंट्स इज के आप पेशेंट के पाम से स्टार्ट करो, उसके पाम पे ऑब्जर्व करो फर्स्ट और सेकंड जो फिंगर्स हैं उसका जो वेब स्पेस है आप उसको क्लोजली एग्जामिन करो कि कहीं वहां पे कोई येलोइश प्लाक या मैक्यूल तो नहीं है। फर्दर मोर ये देखें कि उसके जो पाम्स के क्रीजेस है वो येलोइश डिस्कलरेशन तो वहां पे नहीं है। फिर आपने जो है ना रिस्ट के क्रीजेस को ऑब्जर्व करना है, फिर जाके जो है ना एल्बो को देखना है, फिर आपने बीपी चेक करना है। बीपी को मिस करना जेंथेलेस्मा के या जेंथोमा के पेशेंट में जो है ना इट्स अ ब्लंडर। फर्दर मोर ऑन द फेस, जेंथेलेस्मा के लिए आपने चेक करना है इनर कैंथर ऑफ द आई या मीडियल कैंथर ऑफ द आई पे जो है ना आपने देखना है। और फिर जो है आपने उसकी नीज को ऑब्जर्व करना है, एकिलीज टेंडन को ऑब्जर्व करना है। पाम्स को जब आपने देख लिया है तो सोल्स को भी आप ऑब्जर्व करें। और साथ में अगर टाइम परमिट्स तो पेशेंट को आप कहें कि आप जो है ना वॉक करके दिखाएं ताकि उसके अटेक्सिया के लिए आप चेक करें या आप एसेस करें कि पेशेंट मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है। और फिर जो है अगर शॉर्ट हिस वो हो शॉर्ट केस तो आपने कोई क्वेश्चन, लॉन्ग केस तो आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप क्वेश्चन में जो है ना 3-4 ऑर्गन्स है आपने उसको मिस नहीं करना है। पेशेंट से पूछना है कि वो डायबिटिक तो नहीं है, डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2, और साथ में जो है ना कोई हीमोडायलिसिस के लिए तो वो नहीं जा रहा है, या कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो पेशेंट को नहीं है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा और पेडल एडिमा के लिए चेक करें। और साथ में फिर जो ये तो हो गए हमारे पास किडनी, लिवर के लिए आप क्वेश्चन पूछें कि कोई जॉइंटिस विद इचिंग तो नहीं हो रही है। और फर्दर मोर जो है फिर आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पेशेंट से कि कोई पेनक्रियाटाइटिस की कोई पास्ट में कोई हिस्ट्री तो नहीं हुई है ना, क्योंकि हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के लेवल से जो है ना वो पेनक्रियाटाइटिस भी पेशेंट को हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपने हिस्ट्री पे पूछनी है। साथ में आप ड्रग की हिस्ट्री पूछें, एचआईवी तो नहीं हुआ है उस पेशेंट को जिसकी वजह से वो एचआईवी के लिए ड्रग्स ले रहा है, या एचआईवी इटसेल्फ जो है ना वो डिस्लिपिडीमियास करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टेंडेन जेंथोमास। सो टेंडेन जेंथोमास में क्या है? टेंडेन जेंथोमास अकर एज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और पेप्यूल्स और पेप्यूल्स इन सब इन रिलेशन टू टेंडेंस। तो ये जो है ना टेंडेंस पे जो है ना आपको सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स या पेप्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि फैट का जो डिपोजिशन है वो सब क्यूटेनियस लेयर में होता है, तो आपको जो है ना इस लेवल पे जो है ना आपको नोड्यूल्स मिलेंगे। इसका दूसरा नाम है टेंडिनस जेंथोमास। टेंडिन जेंथोमास आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन, ये 3 केसेस में आपको मिलेंगे, एक फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में, एक जो है आपको प्रोलॉन्ग कोलेस्टेसिस में, और एक जो है आपको सेरेब्रोटेंडिनस जेंथोमेटोसिस एंड साइटोस्टेरोलीमिया में। तो प्रोलॉन्ग कोलेस्टेसिस में क्या होगा? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा। एंड जो दूसरे 2 कंडीशंस हैं ये रेयर है,
लेकिन इसमें आपको जो है ना टेंडेन प्रेजेंटोमास मिलेंगे। एंड थर्ड कंडीशन और द फोर्थ कंडीशन विच इज नोन एज साइटोस्टेरोलीमिया, इसमें क्या होगा, आपको रेस्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल होंगे। व्हाई? बिकॉज ये जो है ना प्लांट सोर्स के ओरिजिन के आपको वो मिलेंगे, लिपिड लेवल्स हाई मिलेंगे प्लांट सोर्स के। तो कमिंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स, इसमें क्या मिलेगा आपको? नोड्यूल्स मिलेंगे, आपने नकल्स को देखना है, एकिलीज टेंडन को देखना है, नी पे देखना है। नी पे जो जेंथोमास होंगे ना, वो जो है ना वो कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड बिकॉज दे मे हैव देयर अटैचमेंट टू द पेरीऑस्टियल बोन। और इसमें क्या होगा कि these xanthomas they will not appear yellow, जैसे हम जनरली बात कर रहे हैं। क्यों येलो अपेयर नहीं होंगे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीपली सिचुएटेड होंगे, टेंडन्स के अंदर होंगे। तो दीज आर द साइट्स वेयर दे विल बी प्रेजेंट। नकल्स है, एकिलीज टेंडन है, एंड बाकी साइट्स में जो है ना वो आ जाएंगे। ओकेजनली दे कैन इन्वॉल्व द पेरियोस्टियम एट साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ द पेटेलर टेंडन, यानी नी एरिया पे जो है पेटेलर टेंडन में ये अटैच होंगे पेरियोस्टियम पे। So these lesions will not be able to, you will not be able to move them from side to side. They will be adherent to the underlying structure, that is the tendon. As the accumulation of cholesterol is deep within the tendons, the overlying skin does not appear yellow. तो ये आपको येलो नजर नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं ना कि जो है ना थोड़े से रेडिश ह्यू है, इसमें कोई जो है ना येलोइश ह्यू नजर नहीं आ रहा है। अब हिस्टो पे क्या होगा? द xanthomas contain collagen in addition to foamy macrophages। फोमी मैक्रोफेजेस क्या होंगे? इन्होंने एनगल्फ किया होगा कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को, ये वैसे होते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये जब इस येलोइश लिपिड मटेरियल को एनगल्फ करेंगे, सो दे विल अपीयर फोमी। Investigations should include a full lipid profile where an LDL cholesterol level of 4.9 may indicate familial hypercholesterolemia। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रीलिया में क्या होगा? इसमें जो एलडीएल का लेवल होगा वो 4.9 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा होगा। दिस इज इन मिलीमोल पर लीटर। एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमने रूल आउट करना है कोलेस्टेसिस को, यानी कि कोई बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया तो नहीं हुआ है, तो ये दो टेस्ट करने हैं। Tendons and thomas sometimes improve with cholesterol reduction but do not tend to resolve completely। इसमें हमने पेशेंट को जो है ना, जब हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेंगे, तो ये साइज में रिड्यूस हो सकते हैं लेकिन completely eradicate नहीं हो सकते हैं। When the tendons and thomas are painful, these symptoms improve with LDL cholesterol reduction। तो अगर ये पेनफुल भी होंगे तो कोलेस्ट्रॉल के लिए रिडक्शन के लिए जो हम ड्रग्स देंगे वो इसके पेन को भी सबसाइड करेगा। ठीक है, पेन और इसकी अपीयरेंस को या इसके साइज को जो है ना थोड़ा रिग्रेस करेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड ट्यूबरस xanthomas, as the name suggests, tuberous xanthomas are firm yellow-red nodules that occur over sites of pressure, commonly the elbows and knees। ये जो है ना आपको प्रेशर एरियाज पे मिलेंगे। अब यहाँ पे वर्ड जो है ना कीवर्ड है प्रेशर एरियाज। तो प्रेशर एरियाज हमारे क्या होंगे? एल्बोज और नीज होंगे। Where a central tuberous xanthoma is surrounded by several smaller lesions। जहाँ पे भी आपको कोई eruptive का वर्ड नजर आ जाए, इट मीन्स कि जो है ना जो लीजन्स होंगे वो स्मॉल और मल्टीपल होंगे। So, when a central tuberous xanthoma is surrounded by several smaller lesions, it may be termed as tuberoeruptive xanthoma। ठीक है, या बाकी जो हम कहते हैं कि सेटेलाइट लीजन्स होते हैं, ये जो है ना इसके एक बेसिक लीजन के साइड पे अगर बाकी स्मॉल लीजन्स आपको नजर आ जाए तो आप उसको कहोगे tuberoeruptive xanthomas। Tuberous xanthomas usually indicate the presence of type 3 hyperlipoproteinemia। इसमें क्या होगा? आप वर्ड जो है ना थ्री या वो ई से याद रखो। जैसे इसमें जो है ना टाइप 3 हाइपरलिपो प्रोटीनीमिया होगा। क्लिनिकल फीचर्स, दे स्टार्ट एज स्मॉल xanthomas यूजुअली ओवर द एक्सटेंसिव सरफेस। आपको एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द एल्बोज और नी पे जो है ना ये लीजन्स मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ये वाली लीजन्स होंगे ना, इसको हम कहेंगे एक्सोफाइटिक, ई फॉर एक्सोफाइटिक। तो मैंने कहा कि ट्यूबरस में, द वर्ड ट्यूबरस में आप TUBE एंड में ई आता है, तो इस ई को आप हाईलाइट करें। ये जो होगा इसमें ई है, तो ये एक्सोफाइटिक लीजन्स होंगे। एक्सोफाइटिक लीजन्स क्या होंगे? उनकी कोई हाइट भी होगी, सिर्फ एज अ प्लाक प्रेजेंट नहीं करेंगे, दे विल ऑल्सो हैव हाइट। तो जिन लीजन्स की हाइट होती है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोफाइटिक लीजन्स कहेंगे। And they start as small xanthomas usually over the extensor surface, and but can be quite exuberant exophytic lesions। ये exuberant exophytic lesions हो सकते हैं।
दे कैन डेवलप ओवर द प्रेशर साइट्स हमारे पास और कौन कौन से हैं? एक तो एल्बो हो गया, नी हो गया, और एक है हील्स एंड प्लांटर सरफेसेस ऑफ द फीट। दे कैन ओकेजनली अकर इन द बोन मैरो। आप हील पे भी आप जो है ना प्रेशर अप्लाई करते हो, और प्लांटर सरफेसेस पे भी जो है ना आपका पूरी बॉडी का प्रेशर आता है। सो दीज आर द प्रेशर एरियाज। So you also have to look for the presence of these exuberant masses on the heels and plantar surfaces. They tend to be painless, although can be itchy and are susceptible to traumatic damage given their position. Extensor surfaces पे है, so they are prone to traumatic damage. Initial investigations should include a lipid profile. Further investigations could include apolipoprotein E. मैंने कहा कि इसमें जो है ना आपने लेटर ई का जो है ना वो करना है एक्सोफाइटिक और एपोलाइपोप्रोटीन ई, जीनोटाइपिंग एंड लिपिड इलेक्ट्रोफोरेसिस और अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जेंथोमास के लिए वो है लिपिड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट लिपिड के जो वो है एलडीएल एचडीएल, वो अगर आपने देखने हैं तो वो आप इससे देख सकते हैं, या जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स हैं वो इसके थ्रू आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? दे रिस्पॉन्ड वेल टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द कंबाइंड डिसलिपिडीमिया विद विच दे आर एसोसिएटेड। इसमें भी जो है ना आपने लिपिड के लेवल्स को डिक्रीज करना है। सो ये लीजन आप देख सकते हैं, दिस इज येलोइश, एंड फर्स्ट जो था वो ट्यूबरस जेंथोमा है, और ये लिपिड लेडन लोब्यूल्स है। ये देखिए, आपको ये लोब्यूल्स, डिफरेंट किस्म के लोब्यूल्स जो है ना आपको इस पूरे मास में नजर आएंगे। ये जो है ना एक ट्यूबरो एरप्टिव जेंथोमा से इसको निकाला गया है, ठीक है, जिसमें इस बंदे को था फेमिलियल टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया। Now coming towards eruptive xanthomas. Eruptive xanthoma में क्या है? Eruptive xanthomas appear as, इसमें small पेप्यूल्स होंगे ओवर द एक्सटेंसिव सरफेसेस। अब ये कौन से एक्सटेंसिव सरफेसेस हैं? दीज एरेप्टिव xanthomas, इसका याद रखें कि दे आर एसोसिएटेड विद हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया। इट इज नॉट कोलेस्ट्रोलीमिया। कोलेस्ट्रोलीमिया वाज एसोसिएटेड विद बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये है हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया। तो जहां पे भी आपको हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया मिलेगा, उधर आपको क्या मिलेगा? There you will get small papules on the extensor surface of buttock। ये आपको बटक एरिया पे जो है ना पूरे पेप्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये भी सारी येलोइश कलर्ड हैं, ठीक है, स्कैटर्ड है। और यहाँ पे जो है ना एक और चीज, दो और चीजें आपने देखनी एरप्टिव जेंथोमास में। एक तो जो है ना आपको ये जेंथेलेस्मा नजर आएगा। ये जो है ना आप जब आई की डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपने इसको इस तरह बताना है कि मीडियल कैंथल ऑफ द आई पे जो है ना आपको येलोविश प्लाक मिला है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मेयर। यानी ऐसे है जैसे बिल्कुल जैसे ब्रेड पे हम बटर लगाते हैं, इस तरीके से जो है ना इसकी स्मेयर, वो स्मेयर हुआ हुआ है। एंड तीसरी चीज जो है वो ये कि आपने लिपिडीमिया रेटिनैलिस के लिए देखना है, वो अपने ऑप्थेल्मोस्कोप पे देखना है। सो ट्यूब एरेप्टिव xanthomas में ये तीन चीजें आपने देखनी है। सो इन अ पेशेंट हु कम्स विद लिपिड एबनॉर्मेलिटी, आपने उसके बटक एरिया को भी चेक करना है। These small xanthomas consist of yellow papules. Papules कितने, papules का साइज कितना होता है? up to 5 millimeter. So they will measure from 2 to 5 millimeter in diameter, arising on an erythematous base. They usually appear in large numbers over extensive surfaces, particularly the buttock, back, legs, and arms. ठीक है? In extreme cases, they are pruritic and are more widely distributed. These are also pruritic. देयर फोमी मैक्रोफेजेस कंटेन ट्राइग्लिसराइड्स। मैंने कहा कि इसमें क्या है? हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है। तो मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज्यादा होंगे एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल। रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज accompanied बाय लाइपीमिया रेटिनैलिस, अ क्रीमी येलो डिस्कलर। लाइपीमिया रेटिनैलिस क्या होता है? अ क्रीमी येलो डिस्कलरेशन ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल्स। रेटिना के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, उनकी अपीयरेंस क्रीमी येलो होगी। एंड लाइपीमिक अपीयरेंस ऑफ ब्लड और सीरम सैंपल्स, जब आप इन पेशेंट के सीरम सैंपल्स भी लेंगे ना, तो जो ब्लड होगा वो भी लाइपीमिक अपीयरेंस होगी उसकी, यानी येलोइश ह्यू होगा उसका। इन्वेस्टिगेशंस में क्या है? इन्वेस्टिगेशन शुड इंक्लूड फास्टिंग लिपिड्स, स्पेशली ट्राइग्लिसराइडीमिया एंड ग्लूकोज। इसमें जो है ना आपने ग्लूकोज के लेवल को भी देखना है। ये फिर हम सेकेंडरी लिपिड्स में हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोज का लेवल एरप्टिव जेंथोमास में देखना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज के टाइप 1 एंड टाइप 2 में जो है ना आपको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया मिल सकता है। तो आपने साथ साथ में पेशेंट को ये भी देखना है कि उसको कहीं टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है। तो जब वो होगा तो आपने साइड बाय साइड डायबिटीज को भी जो है ना चेक करना है और उसको ट्रीट करना है।
Management eruptive xanthomas resolve within 2 weeks or so of the normalization of the triglyceride levels. इसका प्लस पॉइंट ये है, अगर हम इन पेशेंट्स को जो है ना लिपिड्स काउंटर करने के लिए ड्रग्स देंगे तो इनके जो ये लीजन्स है ना ये 2 वीक्स के अंदर सेटल हो सकते हैं, यानी हम पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। डिसलिपिडेमिक प्लेन ज़ैंथोमास, इसमें क्या है कि अब हम इसमें पढ़ेंगे ज़ैंथेलेस्मा। ज़ैंथेलेस्मास आर प्लेन ज़ैंथोमास, क्योंकि प्लेन है, ठीक है, जैसे किसी चीज को आपने स्मेयर किया हो, दैट डेवलप अराउंड द आईज। दूसरा नाम क्या है? ज़ैंथेलेस्मा पाल्पेब्रम। पाल्पेब्रम मीन्स लिड, आईलिड्स। Xanthelasmas are seen in familial type 3 hyperlipoproteinemia and chronic cholestasis, especially primary biliary cirrhosis. आपको primary biliary cirrhosis में भी जो है ना xanthelasmas आपको मिलेंगे। For patient who comes with xanthelasma, you must consider that this patient may also have hypercholesterolemia secondary to primary biliary cirrhosis, but are also often seen in people with circulating lipid levels considered normal in the Western population. अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा कि आपको लिपिड लेवल्स पे अपर लिड पे मीडियल कैंथस के लेवल पे जो है ना आपको पेल येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर जो है ना आपको कोई प्लाक नजर आएगा। एंड इसमें जो है ना कॉम्प्लिकेशंस में ये होगा कि इन्होंने दिखा, एक स्टडी की जिसको कहते हैं कोपेनहेगन सिटी हार्ट स्टडी, कि इसमें ये देखा गया कि पार्टिसिपेंट्स को लिया गया कि जिन लोगों को सिंथेलेस्मा था वो जो था उन लोगों को बाद में कोरोनरी हार्ट डिजीजेस भी हुए। बट दिस ज़ैंथेलेस्मा इज नॉट एसोसिएटेड टू इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि जिन लोगों को ज़ैंथेलेस्मा होता है दे आर प्रोन टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज, बट दे आर नॉट प्रोन टू डेवलप स्ट्रोक। इन्वेस्टिगेशन शुड इंक्लूड लिपिड प्रोफाइल एंड लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट इसमें क्यों करवाने हैं? बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसकी वजह से जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो सकता है ना वो इसका एक कॉज हो सकता है। अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में आपको क्या मिलेगा? आपको रेज्ड बिलिरुबिन मिलेगा और साथ में अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज मिलेगा। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में आपने इस चीज को देखना है। देन कमिंग टुवर्ड्स मैनेजमेंट, given their prominent sites, xanthelasmas are often a cosmetic problem। जिंथेलेस्मास को आपने किस तरह ट्रीट करना है? अब हमारा जो मेन फोकस है बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट ये होना चाहिए। ट्रीटमेंट इंक्लूड सर्जिकल एक्सिजन, कॉटरी से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, एंड टॉपिकल ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से भी आप रिमूव कर सकते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट और लेजर्स। However, they often reoccur after treatment. The problem is that they can recur. If LDL cholesterol levels are high, then treatment to lower the LDL cholesterol with a statin seems sensible even if not yet confirmed by a clinical trial. तो इसमें आपने LDL cholesterol level raised होते हैं, आपने इसको लो करना है with the help of a statin. Personal experience is that such treatment is often associated with regression of xanthelasmas in hypercholesteremic patients. Hypercholesteremic patients कौन से होंगे हमारे पास? जिनका bilirubin level raised आएगा without the need for other intervention. So LDL can also improve xanthelasma. अच्छा, फिर से आवाज नहीं आ रही है। कहाँ से आवाज आवाज आ नहीं रही आ रही है, मतलब किस आ रही लाइन से? ललमा वी कैन हेयर यू एक्चुअली। हम इसलिए बीच में अब बात नहीं आवाज आ करते रही है? ताकि वो रिकॉर्डिंग में मतलब इश्यू ना हो। पहले कंफर्म कर दिया, अगर आवाज आ रही है तो मैं फर्दर लेक्चर डिलीवर करती हूँ। प्लीज इन्फॉर्म मी इन द चैट बॉक्स। अच्छा, आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लेन ज़ैंथोमास पे। प्लेन ज़ैंथोमास आर फ्लैट स्मेयर लाइक लीजन्स दैट कैन अकर एनीवेयर ऑन द बॉडी। इसको हम प्लेनर ज़ैंथोमास भी कहेंगे। और प्लेनर ज़ैंथोमास कैन बी अ फीचर ऑफ होमोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें लिखा हुआ है होमोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, यानी जिसमें जो है ना फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होगा उसमें जो है ना आपको प्लेन ज़ैंथोमास नजर आएंगे। और प्लेन ज़ैंथोमास का आप देखें कि दिस इज द सिवियर फॉर्म ऑफ फैट डिपोजिशन, ठीक है। होमोजाइगस होना उसके लिए जरूरी है। These xanthomas are wide based, flat and macular, although they may develop into raised plaques.
सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ मैक्यूल आपको नजर आएंगे। जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ती जाएगी तो जो लीजन होगा वो एलिवेट हो जाएगा और आपको एज अ प्लाक के तौर पे भी नजर आएगा। दे कैन अकर एनीवेयर ऑन द बॉडी, बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं। प्लेन xanthomas अफेक्टिंग द इंटरडिजिटल वेब बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर्स। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी पेशेंट इस तरह आ जाए तो उसमें जो है ना, अगर उसको फेमिलियल होमोजाइगस हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होगा तो उसके फर्स्ट और सेकंड फिंगर के वेब स्पेस पे भी जो है ना डिपोजिशन होगी। आपको मैक्यूल भी मिल सकता है, प्लाक भी मिल सकता है। डिफ्यूज डिसलिपिडेमिक प्लेन xanthoma इज लेस कॉमन एंड मोर वाइड स्प्रेड। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये रीजन जो होते हैं ये वाइड स्प्रेड होते हैं, बट इसकी अकरेंस जो है ना वो लेस कॉमन होती है। ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते, रेयर होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या रखेंगे? डिफ्यूज प्लेन नॉर्मोलिपिडेमिक xanthomatosis इज अ रेयर फॉर्म ऑफ हिस्टियोसाइटोसिस ऑफन एसोसिएटेड विद पैराप्रोटीनीमिया। इसके डीडीज में हम डिफ्यूज प्लेन नॉर्मोलिपिडेमिक xanthomatosis रखेंगे। अब इसमें देखिए कि इसमें जो लिपिड लेवल्स होंगे, एक और डिजीज है हिस्टियोसाइट्स की है जिसमें आपको नॉर्मल लिपिड लेवल्स मिलेंगे। तो वो आपको क्यों मिलेंगे? कि इनकी एसोसिएशन है पैराप्रोटीनीमिया में। पैराप्रोटीनीमिया मींस ये है कि कोई लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, उसमें जो है ना आपको जो एंटीबॉडीज होते हैं ना वो उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यानी रेज लेवल्स होते हैं, या किसी हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी के साथ इसकी एसोसिएशन है। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और इसका क्या है, यानी प्लेन xanthomas का है नेक्रोबायोटिक xanthogranuloma। ये भी एक रेयर एंटिटी है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव हिस्टियोसाइटोसिस दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी। जो नेक्रोबायोटिक xanthogranuloma है उसकी एसोसिएशन हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी के साथ है। जबकि डिफ्यूज नॉर्मोलिपिडेमिक हिस्टियोसाइटोसिस में हमारे पास क्या है, वो उसकी एसोसिएशन है पैराप्रोटीनीमिया के साथ है। ठीक है, यानी कोई लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो, उसमें लिपिड लेवल्स है वो नॉर्मल होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करे विद डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेन xanthoma, तो अगर आप लिपिड लेवल्स करवाओ वो नॉर्मल आ जाए, फिर आपके माइंड में ये दो चीजें होनी चाहिए, वो फिर आपको बायोप्सी पे कंफर्म होगा। इन्वेस्टिगेशंस में है फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एंड टाइप 3 हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया में बी एसोसिएटेड। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुड इंक्लूड अ फुल लिपिड प्रोफाइल। इसमें फिर आप लिपिड प्रोफाइल करवाओगे, सीरम इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाओगे विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड ऑटो इम्यून स्क्रीन करवाओगे। ऑटो इम्यून स्क्रीन में आप इन डिजीजेस को जो है ना रूल आउट करोगे। फर्दर टेस्ट इंक्लूड अ स्केलेटल सर्वे एंड अ बोन मैरो एग्जामिनेशन इफ नेसेसरी। ठीक है, इनके एसोसिएशन जो है ना इन बाकी डिजीजेस की वजह से, इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन इसमें करवाने, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है हाइपर लिपिडीमिया के साथ। लाइक ट्यूबरस xanthomas दे रिस्पॉन्ड वेल टू ट्रीटमेंट ऑफ द डिसलिपिडीमियास। अच्छा, फिर आ जाता है पामर xanthomas। उसमें पामर xanthomas रन इन द पामर क्रीजेस। आपने पामर क्रीजेस में ये आपको जो एक पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आप देखते हैं प्लेन xanthomatosis है। xanthomatosis कहाँ पे हो रही है? फ्लेक्सुरल एस्पेक्ट ऑफ द anterior surface of the neck and the lateral surfaces of the neck. You can see that there is a yellowish plaque. और यहाँ पे फिंगर्स पे आप देख सकते हैं कि फिंगर्स में यहाँ पे इनकी जो क्रीजेस है ना, ये आपको सारी येलोविश नजर आ रही हैं। xanthomatosis एंड येलो पामर क्रीजेस। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, दोबारा रिज्यूम करूंगी। अच्छा, तो पामर xanthomas में क्या है कि इन पामर xanthomas पामर क्रीजेस इसका दूसरा नाम है xanthomata striata palmaris, एंड दे आर पैथोग्नोमिक ऑफ टाइप 3 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। ये आपको टाइप 3 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया में नजर आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? लीनियर पामर xanthomas consist of a orange yellow lipid deposition running along the palmar creases and occasionally the flexural creases of the wrist। आपको दो एरियाज पे जो है ना इसकी एक्सेंचुएशन नजर आएगी विद येलोइश ह्यू, एक पामर क्रीजेस में, एक फ्लेक्सुरल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट पे। तो आपने सिर्फ एक्सटेंसिव सरफेसेस को नहीं देखना है, आपने रिस्ट के फ्लेक्सुरल एस्पेक्ट को भी देखना है। Initial investigation should include a full lipid profile, fasting glucose, urine and electrolytes, liver function test, and thyroid stimulating hormone. Further specialists include ApoE। ApoE का मैंने आपको बोला कि जो है ना ये टाइप 3 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया में ये आपको, क्योंकि
ठीक है, जो आप देखेंगे 3 बार से इसके इस तरह हॉरिजेंटल करके, तो इससे आप याद रखें। और बाकी इसमें जो है ना होमोजाइगोसिटी होगी हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया की। Adiada da banho bastante mawas auri. अलग मामा कमरे के बिदक। अच्छा, ये जो टॉपिक है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का, जो प्राइमरी डिस्लिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये हम कल पढ़ेंगे। ये बिदक दबान नहीं, और दोस्त मत लुकोई दबान में बोझो। अदर प्राइमरी डिस्लिपिडीमियाज में है सेरेब्रोटेंडिनस xanthomatosis, एंड next topic that will be discussed in primary dyslipidemias is cytopeninemia. Cerebrotendenous xanthomatosis and autosomal recessive, क्योंकि ये एक metabolic abnormality, so most of the conditions here are autosomal recessive condition and is a rare cause of tendon xanthomas and xanthelasmas. इसमें भी आपको tendon xanthomas मिलेंगे, क्योंकि you can see that the word is cerebrotendinous and xanthelasmas, ठीक है। प्रेजेंटेशन अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड और अर्ली एडल्ट लाइफ, ये जो है ना चाइल्डहुड में आपको मिलेगा। एक बच्चा आएगा, वो शायद कोई व्हील चेयर पे होगा या बेड रिडन होगा, ठीक है, और उसकी जो है ना आइस पे जो है ना आपको जेंथेलेस्मा की फीचर्स मिलेंगे। और साथ में जो है आपको जो प्राइमरी एक मिनट, और ये वाला जो वो होगा, उसके साथ उसको पेशेंट को कैटरेक्ट भी होगा, डायरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, एटेजिया होगा और स्पास्टिसिटी होगी। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे, बट दिस कंडीशन इज वेरी रेयर। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, दिस कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम अ डिफेक्ट इन स्टिरोल 27 हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम का डिफेक्ट होता है स्टिरोल 27 हाइड्रोक्सिलेज विद कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्टेनॉल एंड 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, जब विटामिन डी की सिंथेसिस होती है तो उसमें जो है ना 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होगा, और इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्टेनॉल होगा, and the enzyme defect will be of hydroxylase, ठीक है, which accumulate in the plasma and throughout the body। अब ये क्या है, इसकी accumulation प्लाज्मा में होगी। So as a result, all these other chemicals like cholesterol and 7 hydroxy cholesterol, they will also be deposited in the brain, क्योंकि ये लिपिड soluble है, तो ब्रेन में जो है ना इसकी डिपोजिशन होगी 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल की। क्लिनिकल फीचर्स में क्यूटेनियस फीचर्स इंक्लूड टेंडन xanthoma एंड xanthelasma। xanthelasma आपको सिर्फ बिलियरी ऑरिजिन के जो है हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में नहीं मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्टेनॉल एंड 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल इन द सीएनएस कॉजेज माइलिन डिस्ट्रक्शन, इसमें माइलिन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, लीडिंग टू मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन क्यों हो रहा है, माइलिन की डिस्ट्रक्शन की वजह से। पेशेंट सीजर के साथ भी आ सकता है, और क्योंकि सीएनएस की डिस्ट्रक्शन हो रही है, अपर मोटर न्यूरॉन की पैथोलॉजी है, तो पेशेंट जो है ना वो स्पास्टिसिटी के साथ भी आएंगे, एंड एटेक्सिया बिकॉज cerebellum will also be damaged। पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिजल्ट्स फ्रॉम सिमिलर पैथोलॉजी। तो पूरे प्लाज्मा में जो है ना वो इसकी एलिवेशन होगी इन केमिकल्स की, so they will also get deposited in the axons of the peripheral nervous system as well। Early onset of cataract होगा, diarrhea and premature osteoporosis are additional features। Patients have an increased risk of cardiovascular diseases, इनमें जो है ना increased CVD भी होगा। इन्वेस्टिगेशंस में आएंगे, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर नॉर्मल, इसमें जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना सिर्फ 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्टेरॉल रेज होंगे, जबकि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। हमने बिल्कुल चैप्टर के बिगनिंग में भी यही पढ़ा था कि कुछ जेंथेलेस्मास है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो गया, एंड दिस इज द कंडीशन। यानी इसमें जो है ना आपको स्किन की मैनिफेस्टेशन में जो है ना लिपिड वाली चीजें मिलेंगी, और साथ में जो है ना सीएनएस इन्वॉल्वमेंट भी होगा। सो इट इज लाइक न्यूरोक्यूटेनियस एबनॉर्मेलिटी ऑफ लिपिड्स। ट्रीटमेंट विद चिनो डीऑक्सीकोलेट रिड्यूसेस प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल। अब प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल को कौन रिड्यूस करेगा, द ड्रग इज चिनो डीऑक्सीकोलेट।
and this improves the neurological manifestations of the disease also. So if you are a good doctor, a child comes with lipid abnormalities like tendon xanthomas and xanthelasmas, and you also pick up that the patient has spasticity, ataxia and mental retardation with cataract formation, तो अगर आप इसको इस ड्रग से ट्रीट करें रादर देन फाइब्रेट्स या जो लिपिड लोअरिंग बाकी ड्रग्स होते हैं, तो आप इस पेशेंट का भला कर देंगे। देन कम्स साइटोस्टिरोलीमिया। साइटोस्टिरोलीमिया में क्या होगा? साइटोस्टिरोलीमिया में इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होगी, ये बिल्कुल रेयर प्रेजेंटेशन है। cause of they also causes tendinous xanthomas and tuberous xanthomas, ठीक है। tuberous xanthomas में जो है टेंडन xanthoma होगा और एक tuberous xanthoma होगा। दिस कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूटेशंस इन द जीन, इसमें दो किस्म के जीन जो है ना उसकी म्यूटेशन होगी, एक है ABCG5 और दूसरा है ABCG8। इसमें जो स्टेरोलिन है उस स्टेरोलिन 1 और स्टेरोलिन 2 की जो है ना म्यूटेशन हो जाएगी। ये स्टेरोलिन 1 और 2 जो है ये एंटेरोसाइट्स पे जो है ना लिपिड चैनल्स यानी कि लिपिड ट्रांसपोर्टर्स हैं, और स्टेरोलिन 2 जो है वो हेपेटोसाइट्स पे है। दीज आर अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो जब इसकी म्यूटेशन होगी एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इन प्लांट्स की जो प्लांट सोर्स के जो स्टिरोल्स होंगे यानी जो प्लांट सोर्स के लिपिड्स होंगे ना उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो, उसकी एक्सेस एब्जॉर्प्शन होगी, एलिमिनेशन नहीं होगी यानी एक्सक्रीशन नहीं होगी। ABCG5 and ABCG8 which encode the protein sterolin 1 and sterolin 2 इन एंटेरोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स में इसके जो है ना वो होंगी। देख ये क्या होते हैं स्टेरोलिन 1 और 2, ये बेसिकली लिपिड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दैट इज थॉट टू फैसिलिटेट इमीडिएट एक्सक्रीशन ऑफ एनी प्लांट स्टीरोल्स एब्जॉर्ब अक्रॉस द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी प्लांट सोर्स के जो लिपिड्स जो एब्जॉर्ब होते हैं ना ये जो है ना उनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। डिफेक्टिव फंक्शन देयर बाय अलाउस अ मच ग्रेटर एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा अगर ये ट्रांसपोर्टर जो है ये डिफेक्टिव होंगे, इससे जो है ना वो बॉडी से जो है ना एक्सक्रीट नहीं होंगे प्रिंसिपली बी साइटोस्टेरॉल बट आल्सो साइटोस्टेनॉल एंड टेम्पेस्टेरॉल। बाकी जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सिर्फ इसमें बीटा साइटोस्टेरॉल याद रखिए, ये एक्सेस में होगा। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट्स विद साइटोस्टेरोलीमिया सफर फ्रॉम इम्पेयर्ड ग्रोथ, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें जो है ना आपको ब्लड एबनॉर्मेलिटीज मिलेंगी, तो आपने पेशेंट को अगर आप सीबीसी भी एडवाइस करते हो तो आपने उसमें एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए भी चेक करना है, एंड आर्थराइटिस एंड आर एट रिस्क ऑफ प्री मेच्योर सीवीडी। क्यूटेनियस फीचर्स इंक्लूड टेंडन एंड ट्यूबरस xanthomas, यानी आपको जो है ना प्रेशर वाले साइट्स पे जो है ना लीजन्स मिलेंगे और एक्लीस टेंडन पे भी जो है ना आपको xanthomas मिलेंगे। डायग्नोसिस इज मेड बाय मेजरिंग सीरम प्लांट स्टीरॉल कंसंट्रेशंस। इसमें प्लांट स्टीरॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मोस्ट बेसिकली जो है ना बीटा साइटोस्टेरॉल रेज्ड होगा। It has recently been shown that ezetimibe reduces plant sterol levels effectively in this condition। तो ये जो लिपिड लोअरिंग एजेंट है एजिथमिब, ये क्या करेगा इस प्लांट सोर्स स्टीरॉल को जो है ना रिड्यूस करेगा। So this also suggesting a role for Niemann-Pick C1 like protein in plant sterol transport in the intestine. So this also shows that Niemann-Pick में भी जो है ना जो डिजीज है उसमें प्लांट स्टीरोल जब रेज होंगे तो वो इस डिजीज को जो है ना एग्रीवेट करेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकेंडरी डिसलिपिडीमियास। ये अभी जितने भी हमने पढ़े थे ना वो सारे प्राइमरी है। सेकेंडरी डिसलिपिडीमियास का मतलब ये है कि कोई सेकेंडरी कॉज भी हो सकती है, यानी कि किसी ऑर्गन की पहले से प्रायर इन्वॉल्वमेंट है, वो किसी लिपिड लेवल्स को या एलडीएल हो या एचडीएल हो उसको रेस करेगा, या फिर कोई ड्रग इनटेक है या एचआईवी है या कोई अल्कोहल इनटेक है, ये सारी चीजें जो है ना आपने सेकेंडरी कॉजेज में देखना है। तो सेकेंडरी कॉजेज इंक्लूड सेकेंडरी डिसलिपिडीमिया एंड डायबिटीज। डायबिटीज में क्या है? Perhaps the commonest cause of secondary dyslipidemia is diabetes. People with type 1 diabetes frequently have quite high HDL cholesterol levels. ये याद रखें कि जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें HDL जो होता है वो हाई होता है। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया है कि LDL और VDL की क्या कंडीशन होती है, सिर्फ इन्होंने मेंशन किया कि देयर आर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ LDL एंड VDL। जबकि जो
टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। द टिपिकल लिपिड प्रोफाइल इंक्लूड्स अ रिलेटिवली नॉर्मल टोटल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बट ऑफन समवhat इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड एंड रिड्यूस्ड एचडीएल। तो टाइप 1 डायबिटीज में आपको रेज्ड एचडीएल मिलेगा, और इसमें इस रेज्ड एचडीएल की वजह से जो है आपको जो पेशेंट या लो एचडीएल एलडीएल की वजह से जो है हाई सीवीडी रिस्क होगा। टाइप 2 में टाइप डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में क्या होगा, उसमें जो है एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल होते हैं, जबकि और जबकि ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स जो है वो रेज्ड मिलेंगे आपको, और एचडीएल का लेवल है वो आपको कम मिलेगा। So to summarize it, type 1 में HDL is raised and in type 2 HDL is reduced. ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया है। As a result, patient with type 2 diabetes mellitus will have with type 2 diabetes are also at high risk of developing premature CVD. ये तो हमें पता है कि पेशेंट जो है एक साइलेंट एमआई के तौर पे जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट यू विल डू इज इट इज नाउ रिकमेंडेड दैट statin शुड बी कंसिडर्ड फॉर ऑल पीपल विद डायबिटीज ओवर द एज ऑफ 40। जो भी डायबिटिक पेशेंट होगा, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जैसे ही वो रीच करेंगे एट द एज ऑफ 40 आपने इनको जो है ना स्टैटिन शुरू करवाने हैं। एंड इन यंगर पेशेंट्स विद अदर सीवीडी रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग माइक्रो एल्बिन्यूमेरिया। इसमें क्या होगा कि अगर कोई यंग पेशेंट होगा वो माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया के साथ आएगा, तो उसमें भी जो है ना अपने स्टैटिन शुरू करवाने हैं, बिकॉज ये शो करता है कि इसमें जो है ना नेफ्रोपैथी शुरू हो गई है। तो जिसमें नेफ्रोपैथी शुरू हो जाए वो अगेन दैट पेशेंट विल आल्सो हैव सेकेंडरी हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू नेफ्रोपैथी। तो जिसको नेफ्रोपैथी होगा वो भी उसमें जो है ना सीवीडी के चांसेस हैं। In some patients, the development of type 2 diabetes mellitus or worsening of its glycemic control can cause marked hypertriglyceridemia. अ, एक में हमने पढ़ा था कि जिसमें हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया हो उसको क्या होगा, जिसका ट्राइग्लिसराइड का लेवल रेज्ड होगा, उस पेशेंट में आपको मिलेगा जेंथोमास, एरप्टिव जेंथोमास मिलेंगे, यानी बटक्स एरिया पे। उसमें मैंने कहा था कि आपने शुगर का लेवल जरूर चेक करना है, तो वो इसलिए चेक करते हैं कि उसमें जो है ना मार्क्ड हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया की एसोसिएशन में जो है ना पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी होगा। With type 4 and 5 hyperlipoproteinemia with all its clinical features including eruptive xanthomas. Eruptive xanthomas के साथ और क्या क्या एसोसिएशन में था, लाइपीमिया रेटिनैलिस एंड एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में जो है वो किस लिपिड एबनॉर्मेलिटी की वजह से होगा, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया की वजह से। So when the word hypertriglyceridemia comes, आपने एरेप्टिव xanthomas के बारे में सोचना है, जो कि बैक्स और बटक पे जो है ना आपको पेपुलर लीजन्स मिलेंगे। लाइपीमिया रेटिनैलिस को आपने नहीं भूलना है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को, एंड एसोसिएशन विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ये 4-5 चीजें आपने एक साथ याद रखनी है। दिस इज मोस्ट लाइकली टू अकर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ सम माइल्ड इफेक्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड रिच lipoprotein clearance and may be further exacerbated by the concomitant presence of obesity. And such patient will also have some obesity, and they may they may be taking alcohol in excess. Diabetes can also precipitate the development of type 3 hyperlipoproteinemia in those with appropriate genetic background. ये फिर हम कल पढ़ेंगे ना, ये जो हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया के टाइप्स हैं। It follows that in any patient presenting with eruptive tuberous or planar xanthomas, a fasting glucose or HbA1c should be requested along with the lipid profile. तो कोई भी पेशेंट अगर एरेप्टिव जेंथोमास के साथ आए, ट्यूबरस के साथ या प्लेनर जेंथोमास के साथ आए, आपने उसके साथ में जो है ना HbA1c जरूर करवाना है। ये सारा इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि डायबिटीज में जो है ना सारी लिपिड की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, और ये सारे पेशेंट्स इन्हीं चीजों के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी लिपिडीमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। पेशेंट्स विद इंसुलिन रेजिस्टेंस बट विदाउट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब क्या है, यहाँ पे कोई टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, पेशेंट इज ओनली रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, हैव a similar combined dyslipidemia. In some, a marked hypertriglyceridemia can develop sufficient to cause eruptive xanthomas. This is seen quite commonly in the lipodystrophies. अब कुछ lipodystrophies है, कुछ acquired है, कुछ जेनेटिक है। जेनेटिक में मेंशन किया गया है यहाँ पे ड्यूनिगन को
जो निगन कोबरलिंग सिंड्रोम, ये एक जेनेटिक कॉज ऑफ एक्वायर्ड लाइपोडिस्ट्रोफी है और जेनेटिक कॉज है। दूसरा है एक्वायर्ड, जिसमें हमारे पास एचआईवी और एड्स आता है। इन पेशेंट्स ने क्या किया होता है, जिनको एचआईवी या एड्स होता है, उनको अगर हम प्रोटीएज इनहिबिटर्स में एक है सेकुनेविर और एक है राइटोनेविर, ये दोनों ड्रग्स अगर हम इन पेशेंट्स को देंगे ना, तो ये जाएंगे एक्वायर्ड लाइपो डिस्ट्रॉफी में। Management of lipodystrophy-associated dyslipidemias is likely to require specialist input. The principles are lifestyle changes. इन पेशेंट्स को हमने और क्या क्या एडवाइस करना है कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस लाए, स्पेशली स्ट्रिक्ट डाइटरी फैट रिस्ट्रिक्शन करें इन हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। जिसको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो, आपने उसको स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी है, क्योंकि ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, वो हम उसको डाइट से एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग रेजिमेन इन एचआईवी, और अगर उसको हाइपरलिपिडीमिया हो पेशेंट को और साथ में वो ये वाले ड्रग्स ले रहा हो, तो हमने इसको भी चेंज करना है। Monitored use of lipid modulating drug therapy, given the potential for significant interactions between statins, fibrates and the antiretroviral agents। तो क्या होता है कि statins, fibrates और antiretroviral ड्रग्स जो ये वाले हैं दोनों, ये इनका याद रखिए कि इनके बीच में इंटरेक्शंस हो सकती हैं। तो एनी पेशेंट हु इज एचआईवी पॉजिटिव और वो जेंथेलिस्मास के साथ या ट्यूबरस उस एरप्टिव जेंथोमास के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो हमने फिर इन दो ड्रग्स को स्टॉप करवाना है, क्योंकि ये लाइपोडिस्ट्रोफी कॉज करते हैं और डिस्लिपिडीमियाज में रिजल्ट करते हैं। देन कम्स सेकेंडरी डिस्लिपिडीमिया ड्यू टू क्रॉनिक कोलेस्टेसिस। Chronic cholestasis में क्या है? As we already mentioned, it has been noted that xanthelasmas can be a feature of chronic cholestasis. This can occur, for example, in primary biliary cirrhosis, and the presence of xanthelasmas should prompt a request for blood test, including a bilirubin and alkaline phosphatase. xanthelasmas में आपने LFTs करवाने, उसमें आपने bilirubin चेक करना है और alkaline phosphatase को देखना है। Long-standing cholestasis is associated with hypercholesterolemia due to the accumulation of an abnormal lipoprotein X. It remains unclear whether dyslipidemia occurs, increases CVD risk, but it can cause a wide range of xanthomas as well as xanthelasma. फिर फर्दर आते हैं हम इस पे कि both dyslipidemia and the xanthomas improve with the relief of biliary obstruction। तो ये वाले जो xanthomas है, जिसमें हमारे पास xanthelasma आएगा, वो biliary obstruction को अगर हम improve करेंगे तो इनका xanthelasma improve हो जाएगा। Whether this is not possible, bile acid sequestrants can be helpful। तो इस केस में आपने bile acid sequestrants देने हैं, और ये उसको xanthelasma को भी improve करेगा, pruritus को भी improve करेगा। Where necessary, statins must be used cautiously to avoid accumulation and toxicity। फिर आता है कि हेपेटोसेलुलर जो लिवर एबनॉर्मेलिटीज होती है, यानी कि अगर उसमें लिवर डैमेज हो, उसमें क्या होता है, उसमें भी जो है ना हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया होगा, लेकिन वो जो है ना बहुत माइनर लेवल के होंगे कि वो जेंथिलिस्मा कॉज नहीं करेंगे। ठीक है। और फिर इसमें ये बताया है कि दिस इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिफिशियंसी ऑफ लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, यानी कि हेपेटोसेलुलर लिवर डैमेज में ये एंजाइम जो होता है, इसके डैमेज की वजह से जो है ना आपको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया मिलेगा। सेकेंडरी डिस्लिपिडीमिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अच्छा, जो डिस्लिपिडीमिया है वो रीनल ओरिजिन में जो है ना दो कॉजेस की वजह से होती है। या तो पेशेंट जो है वो ना हीमोडायलिसिस पे हो, पेरिटोनियल डायलिसिस पे हो, या फिर ये हो कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होंगे ना, उनका क्या होगा, उनको भी हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया होगा। ठीक है। is not usually marked, although occasionally a type 4 hyperlipoproteinemia may occur। इनमें जो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में फिलहाल ये याद रखिए कि इसको इनमें जो है ना टाइप 4 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया होता है। डायबिटीज में याद रखिए कि इनको टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है। So xanthomas are not a frequent feature and the dyslipidemia resolve if the nephrotic syndrome responds to therapy। तो इसकी ये बात ये है कि एनी पेशेंट हु हैज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इनको आपको जो है ना लिपिड लोअरिंग ड्रग्स देने चाहिए, ताकि वो जो है ना इस हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया से जो है ना वो बचे रहें। chronic renal failure leads to hypertriglyceridemia। अब chronic renal failure पेशेंट में भी जो है ना हाइपरग्लाइसिडीमिया तब होगा जब वो कोई हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू जब वो जाएंगे, एंड दिस कैन समटाइम्स लीड टू एरप्टिव xanthomas एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये hypertriglyceridemia leads to eruptive xanthomas especially if other risk factors are present। और इनमें क्या होगा
इनमें जो है ना लाइपोप्रोटीन ए लेवल्स जो है वो एलिवेटेड होंगे, एंड दिस आल्सो लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ द सीवीडी। ठीक है। तो इन दो रीनल पेशेंट्स में, नेफ्रोटिक और डायलिसिस वाले पेशेंट्स में जो है ना अपने डिस्लिपिडीमिया को ट्रीट करना है, ताकि आपको जो है ना हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया ना मिले और एरप्टिव ज़ैंथोमास ना मिले। सेकेंडरी डिस्लिपिडीमिया ड्यू टू ड्रग्स में क्या क्या ड्रग्स हैं? एक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक है साइक्लोस्पोरिन और एक है रेटिनॉइड। इसमें ये बताया गया है कि जो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो क्या करेंगे? इंक्रीजेस टोटल एलडीएल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिर्फ एलडीएल और एचडीएल दोनों कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करेगा। Unless they precipitate diabetes in a susceptible individual, they do not cause hypertriglyceridemia. कॉर्टिकोस्टेरॉल जो होते हैं ना वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, दे विल ओनली इंक्रीज द टोटल एलडीएल एंड एचडीएल लेवल्स। ठीक है। फिर जो है इसमें जो है ना अल्कोहल का भी याद रखिए कि अल्कोहल आल्सो इंक्रीजेस हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया। Now coming towards the cyclosporin, which is an important drug for dermatologists. Cyclosporin increases LDL cholesterol levels. ये क्या करेगा? सिर्फ LDL के कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेगा, साथ साथ ये क्या करेगा? जो साइटोक्रोम P453A एंजाइम है ये उसको भी इनहिबिट करेगा। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि that this enzyme is also responsible for the metabolism of fluvastatin. Fluvastatin क्या है? It is a lipid lowering drug. Another drug, simvastatin, is also a lipid-lowering drug, and atorvastatin. ये तीनों ड्रग्स फ्लू, सिम एंड एटेरोवेस्टेटिन क्या करेंगे? दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय द साइटोक्रोम 450। लेकिन साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? इन सारे जो लिपिड लोवरिंग ड्रग्स हैं इनकी जो है ना बिल्डअप हो जाएगा बॉडी में। तो हमें पता है कि स्टैटिन्स क्या करते हैं? ये माइल्जिया कॉज करते हैं। तो जब ये बॉडी में एक्यूमुलेट होगा खुद तो माइल्जिया का रिस्क जो है वो क्या होगा? एग्रीवेट हो जाएगी। इन सम पेशेंट्स, those with hepatic or renal impairment or taking other drugs that affects cytochrome P453A4. So any patient who already has hepatic impairment or renal impairment, or they are taking drugs which inhibit this enzyme cytochrome P450, it may be appropriate to reduce the statin dose or think an alternative. तो रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट्स में होगी या हेपेटिक इम्पेयरमेंट होगी या वो ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जो इस साइटोक्रोम को इनहिबिट करें, उनमें फिर आपने क्या करना है? स्टैटिन की डोज को डिक्रीज करना है। ठीक है। और चेंज एन ऑल्टरनेटिव, या फिर आप ये करें कि उसको कोई ऑल्टरनेट ड्रग दे, जैसे कि प्रेवेस्टेटिन और रोजोवेस्टेटिन। ये जो है ना ये कोई एमसीक्यू या वाइवा क्वेश्चन बन सकता है कि पेशेंट है उसको आपने साइक्लोस्पोरिन देना है और साथ में आपने कोई लिपिड लोअरिंग ड्रग देना है, तो कौन से लिपिड लोअरिंग ड्रग जो है वो सेफ है? So it is prevastatin and rosuvastatin. These two drugs are safe in patients whom you are giving cyclosporin as well. नाउ कमिंग टूवर्ड्स रेटिनोइक एसिड, वो भी हम बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं एक्नी पेशेंट्स के लिए। ये क्या करता है? ये हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया करवाता है। ठीक है। दिस इज यूजुअली माइल्ड एंड डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर एनीथिंग अदर देन डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो इसमें अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन का, मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज में भी जो है ना हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया होता है, इसमें फिर आपने स्ट्रिक्ट डाइटरी एडवाइस करवानी है। तो अगर इन पेशेंट्स को आप सिर्फ डाइटरी एडवाइस कर दें तो वो इससे जो है ना फायदा ले सकते हैं ओकेजनली। हाउएवर, marked hypertriglyceridemia with type 4 and 5 hyperlipoproteinemia pattern can be provoked, usually in a susceptible individual. Any individual who has genetic abnormalities for these type 4 and 5, उसमें भी hypertriglyceridemia हो सकता है। तो जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स है उसमें फिर आपने क्या करना है कि प्री ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग करनी है। इट इज देयरफॉर सेंसिबल टू इंक्लूड अ फुल लिपिड प्रोफाइल ऑन एनी प्री ट्रीटमेंट ब्लड टेस्ट एंड टू रिपीट दिस सेवरल वीक्स आफ्टर स्टार्टिंग एनी रेटिनॉइड्स। तो ये आपने रेटिनॉइड्स शुरू करवाने से पहले और कुछ वीक्स के बाद आपने ये टेस्ट जो है ना दोबारा करवाने हैं। सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड द एंड ऑफ पार्ट 1। और इसमें जो है ना दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ट्यूबरस जेंथोमास, जो टेंडन जेंथोमास है, ब्रीफ टेस्ट करवा रही हूँ। जो टेंडन जेंथोमास है वो आपको मिलेंगे किस वजह से? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से मिलेंगे। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ट्यूबरस जेंथोमास आपको प्रेशर पॉइंट्स पे मिलेंगे, उसमें आपने लेटर ई याद रखना है। एक्सो ई फॉर एक्सोफाइटिक लीजन्स, ई फॉर एपोप्रोटीन ई। और इसमें जो है ना आपको जो एक्सोफाइटिक लीजन्स हैं वो आपको येलो अपेयर होंगे।
ठीक है, जो कि टेंडन में जो है ना आपको येलो अपेयर नहीं होंगे क्योंकि वो deep है। ट्यूबरस में आपको येलो अपेयर होंगे क्योंकि वो थोड़े से सुपरफिशियल हैं। एरप्टिव ज़ैंथोमास आपको टीजीज में मिलेंगे। टीजीज मींस इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। और प्लेन ज़ैंथोमास जो है, प्लेन ज़ैंथोमास आपको बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के ओरिजिन की वजह से मिलेंगे। और जेंथेलेस्मा, सॉरी, जो है वो आपको बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मिलेंगे। प्लेन जेंथोमास जो है वो आपको रेयर है, और लेकिन ये मोर वाइड स्प्रेड होंगे, और होमोजाइगस फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया में आपको मिलेंगे। और पामर जेंथोमास भी इसी तरह से है। बाकी इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट से डायबिटीज़ की हिस्ट्री लो, आप उससे जो है ना बाइल की हिस्ट्री का पूछो, यानी लिवर की पैथोलॉजी का पूछो, नेफ्रोटिक का रूल आउट करे, सीआरएफ रूल आउट करे, क्रॉनिक रीनल फेलियर। एंड ड्रग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन एंड रेटिनॉइड्स। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।